आज हम लोग गैस लॉज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जानते हैं। पहले दो तीन वेरिएबल के बारे में जान लें। जैसे गैसेस को हम स्टडी करते हैं तो उसमें प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीन मेजरेबल जो वेरिएबल हैं इनको जानना जरूरी है। तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। किसी भी आप सरफेस पे कोई फोर्स लगाते हैं, उसको एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो प्रेशर होता है। इसकी यूनिट्स क्या होती है? इसमें मिलीमीटर एचजी में लिखा होता है, टॉर में लिखा होता है, एटमॉस्फेयर में लिखा होता है, किलो पास्कल में लिखा होता है, एलपी डिवाइडेड बाई इंच स्क्वायर्स में भी लिखा होता है। तो प्रेशर मोस्टली इस टाइप से आपको क्वेश्चंस में लिखा मिलेगा। टेम्परेचर में एक तो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लिखा जाता है, एक केल्विन में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे केल्विन में और टेम्परेचर को स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि केल्विन, अगर स्केल में टेम्परेचर को निकालने की क्या करते हैं, सेंटीग्रेड में आप 273 ऐड कर दें तो केल्विन स्केल आ जाती है। तो हम केल्विन स्केल पे टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे। फिर एक वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम तो आप लीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, मीटर क्यूब में भी होता है। डिफरेंट टाइप की आपको डायमेंशंस में वॉल्यूम मिलेंगे। एक वर्ड अक्सर उसमें आएगा आपको कि एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में किसी गैस को स्टडी किया जा रहा है। तो एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस केस में क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप लोगे 0 सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, क्योंकि यहाँ पे सेंटीग्रेड की जगह पे 0 रख दो तो केल्विन 273 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या हो जाता है? 273 केल्विन आप लोगे। स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटीएम। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप 273 लोगे और प्रेशर 1 एटीएम लोगे। ये हमने सोचा एडवांस में आपको बता दें बिफोर गोइंग टू एक्चुअल गैस लॉज। अब मोस्टली फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आप फर्स्ट आइडियल कंडीशन में आप किसी चीज को स्टडी करते हैं। कि जैसे आपने मोशन स्टडी किया, विदाउट फ्रिक्शन पहले स्टडी किया, फिक्स में फ्रिक्शन ऐड कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे हम गैसेस को पहले आइडियल गैसेस को स्टडी करेंगे। आइडियल सिचुएशन में क्या होगा? रियल गैसेस जो आपको इन्वायरमेंट में मिलती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वो हो सकता है थोड़ा डिफरेंट बिहेव करें। बट आइडियल सिचुएशन क्या होगी, आइडियल गैस क्या होगी, उसको स्टडी करते हैं। उसको बाद में इंप्रूव अपन किया जाता है। जो भी ला बनता है उसको रियल गैस के लिए इंप्रूव अपन किया जाता है। आइडियल गैस में हम मान के चलते हैं कि जो उनके जो पार्टिकल होते हैं, जो ये आइडियल गैस के पार्टिकल होते हैं, ये इनका कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता, ये पॉइंट पार्टिकल है। बट एक्चुअल गैस में उनका, रियल गैस में उनका भी वॉल्यूम होगा। आइडियल गैस में हम कहेंगे कि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, इन पार्टिकलों के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। बट रियल गैस में उनमें पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है। अब आइडियल गैस लॉज क्या फॉलो करते हैं उसको भी हम जानेंगे कि कौन कौन से गैस लॉज हैं। तो अभी हम आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं एंड आइडियल गैस को का माइक्रोस्कोपिक व्यू पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक व्यू सिस्टम की स्टडी करेंगे हम। एक एक पार्टिकल की स्टडी नहीं करेंगे हम। अगर गैस किसी कंटेनर में है, किसी बैलून में है, तो उसको एज ए होल गैस को स्टडी करेंगे, उसके एक एक पार्टिकल को पहले नहीं। माइक्रोस्कोपिक में भी बाद में आएंगे। माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या होता है? एक हो गया मैक्रोस्कोपिक, जिसमें हम पूरे सिस्टम को स्टडी करेंगे। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, जिसमें आप इंडिविजुअल पार्टिकल को लेकर के फिर गैस को स्टडी करोगे। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू से। इसमें हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ क्या होता है, अभी आते हैं। चार्ल्स लॉ क्या होता है, गिब्स लॉ क्या होता है, अवोगाड्रो प्रिंसिपल क्या होता है। फिर ये सारे प्रिंसिपल को कंबाइन करके हम एक आइडियल गैस के लिए एक कंबाइंड गैस लॉ देखेंगे क्या होता है। तो पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मींस वॉल्यूम जो है, दिस इज इनवर्सली
प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये इन्होंने बोला। इसका मतलब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। अच्छा, ये है भी, मान लिया गैस किसी बैलून में है, उसको आप दबा रहे हो, तो गैस के जो मॉलिक्यूल है पहले दूर होंगे, जब आप प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो वो पास पास आ जाएंगे, जब पास पास आएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर किसी कंटेनर में गैस भरी है, ऊपर से आपने एक यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है और इस तरह से उस पर प्रेशर बढ़ा सकते हो यहाँ से, तो इसके अंदर गैस है। एंड माइंड यू, इसमें क्या है, ये टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको हमने एक फिक्स टेम्परेचर रिजर्वायर पे रखा हुआ है, मींस जहां पे इसका इतना ये टेम्परेचर, ये इतनी हीट ले सकता है, दे सकता है, कितनी भी हीट ले सकता है, कितनी भी दे सकता है, उसका टेम्परेचर ये टी ही रखेगा। तो अब इसमें से अगर प्रेशर आप बढ़ाते हो तो भाई प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, ये जो वॉल्यूम है कम होता जाएगा। तो V इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इससे इन्होंने क्या किया कि अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है तो ये कोई कांस्टेंट आप लगा दोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, एंड देन आप क्या लिख सकते हो, PV इक्वल टू K। इसका ग्राफ कैसे आएगा, PV में अगर ग्राफ ड्रा करो तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, क्योंकि प्रेशर घटाते जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो तो वॉल्यूम घटता जा रहा है। ये सिचुएशन आती है। इसका मतलब अगर कोई गिवन मास किसी इसके अंदर मास फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और मास भी फिक्स है, मतलब गैस उतनी ही है, गैस को आप अंदर बाहर नहीं कर रहे, तो मास अगर फिक्स है तो ये सिचुएशन हो गई। इससे आता क्या आता है कि प्रेशर अगर पहले P1 हो, वॉल्यूम V1 हो, बाद में प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 P2 V2, क्योंकि ये कांस्टेंट के ही रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं पे कि किसी कंटेनर में आपने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है उसके गैस का, और वो गैस कहीं लीक, अंदर कोई जा नहीं रही गैस, ना गैस बाहर जा रही, मींस गैस का मास कांस्टेंट है, गिवन मास एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। देन आप अगर पहले प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, तो प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब सीधे वैल्यूज पुट अप करोगे, इसमें आंसर आ जाएगा। ये हो गया बॉयल्स लॉ। फिर एक चार्ल्स लॉ आता है। चार्ल्स साहब ने क्या कहा, ये कांस्टेंट प्रेशर, उसमें क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब इन्होंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, तो मास भी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, दो चीजें कांस्टेंट हो गई। अब इन्होंने कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसको कैसे विजुलाइज कीजिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी, खूब तेजी से इधर भागेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसको और भी अगर उसको देखना चाहो एक्सपेरिमेंट से, अगर ये बैलून है, बैलून में कुछ गैस आपने भर रखी है और ये बैलून उस टाइप का जिसको आप हल्का हीट कर सकते हो, तो आपने इसका जो गैस को थोड़ा गर्म किया तो क्या होगा, ये थोड़ा एक्सपैंड होगा और ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा जो बैलून है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इससे आया कि इसमें आप कोई भी से कोई कांस्टेंट लगा दो तो ये इस तरह से हो जाएगा। हाँ, इसको आप कैसे लिख सकते हो, V/T इक्वल टू K। तो अगर से इनिशियली वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और फिर वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, तो इसको इससे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन आप निकाल रखे हो, तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2 हो जाएगा। ये दिस इज फॉर व्हेन मास इज कांस्टेंट एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन काम आएगी। तो ये हो गया चार्ल्स लॉ। अब एक आया गे-लुसाक्स लॉ। ये क्या है, इन्होंने कहा कि अब वॉल्यूम कांस्टेंट, अब आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट माना, वॉल्यूम एंड मास कांस्टेंट, मतलब गैस जितनी है वो तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, अब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट मान लिया, उस केस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन्होंने कहा भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, किसी बॉक्स में आपने गैस भर दी ऐसे 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 ऐसे,
अब इसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, पर इसमें टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल और तेजी से मूवमेंट करना शुरू करेंगे। तो प्रेशर कहाँ से आता है वाल्व पे, प्रेशर आता है जिस तेजी से टकराते हैं, अभी उसको भी देखेंगे। तो ज्यादा तेजी से टकराएंगे तो इसमें ज्यादा प्रेशर आएगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको अगर आप ड्रा करना चाहें तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, तो पी एंड टी अगर आप ड्रा करोगे तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। इससे फिर वही आ जाता है कि P बाई टी इज सम कांस्टेंट, लिख सकते हो। तो अगर इनिशियल प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, फिर कुछ आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसको अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, इससे P1 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान T2। एक ये भी रिलेशन है, ये तब काम आएगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड मास कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। तो आपके पास अब 3 प्रिंसिपल आपको पता चल गया है। एक चौथा प्रिंसिपल जो है अवोगाद्रोस प्रिंसिपल। ये अवोगाद्रोस आप क्या कहते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है ये कांस्टेंट हो, तो इक्वल वॉल्यूम हो, तो दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर दो गैसेस हैं, मान लिया एक गैस ये फर्स्ट गैस है, दूसरे गैस में भी कुछ वॉल्यूम, मान लिया यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, दूसरे गैस में वॉल्यूम सपोज कीजिए V2, आपको लिखना है सीरियसली, एंड टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। तो अगर ये V1 एंड V2 भी सेम है, इक्वल वॉल्यूम है, यहां पे जितने मॉलिक्यूल होंगे उस कंटेनर में उतने ही मॉलिक्यूल यहां होंगे। इसको आप मैथमेटिकली कह सकते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाते हैं एट कांस्टेंट T एंड P। अगर दो बॉक्सेस अलग अलग हैं जिनमें आपने टेम्परेचर प्रेशर सेम रखा है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, वो वुड बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, वॉल्यूम कम है तो मॉलिक्यूल कम होंगे। इसका एक स्टैंडर्ड आप जान लीजिए कि अगर वॉल्यूम 2.24 लीटर है किसी भी गैस का, एंड टेम्परेचर आपने 273 केल्विन ले रखा है, एंड प्रेशर 1 atm ले रखा है, ये सिचुएशन है, तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे, कोई भी गैस हो, किसी भी गैस के लिए अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, तो इसमें 1 मोल ऑफ दैट गैस वुड बी देयर। किसी भी बॉक्स में कोई भी गैस आप ले लो, अगर उसका वॉल्यूम बॉक्स का 22.4 लीटर है, टेम्परेचर आपने 273 रखा है, प्रेशर 1 atm अगर उसमें मेंटेन है, तो उसके अंदर 1 मोल ही मॉलिक्यूल रहेंगे, इससे ज्यादा, इससे कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड थिंग, इसका भी काफी यूज होगा। अब देखिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक लॉ, इन तीनों को अगर आप कंबाइन करो तो एक इक्वेशन बनती है ये P1 V1 अपान T1, P2 V2 अपान T2। क्योंकि आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक लॉ, सब में कोई ना कोई एक चीज आप कांस्टेंट कर रहे थे। कहीं पे आपने टेम्परेचर कांस्टेंट करके आपने P और V में स्टडी किया, कहीं पे आपने प्रेशर कांस्टेंट करके V एंड T को स्टडी किया। तो 3 वेरिएबल में आपने एक वेरिएबल को कांस्टेंट किया था, बाकी स्टडी किया था। अगर तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हो तो ये इक्वेशन बनती है। एंड इसमें अगर ये अवोगाद्रो नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट अगर डाल दीजिए तो ये आइडियल गैस लॉ हो जाता है, PV = nRT। PV, where P is pressure, V is volume, N is number of mole of gas, किसी भी कंटेनर में कितने मोल ऑफ गैस है। R क्या होता है, R को बुलाया जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। PV = nRT। इसमें सब कुछ, सारे लॉ इसमें मिक्स हो जाते हैं।
किसी कंटेनर की बात कर रहे हो तो उसमें अगर फिक्स कंटेनर है तो उसके अंदर अगर आप गैस उससे अंदर बाहर नहीं जा पा रही तो एन कांस्टेंट हो जाएगा। आर इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो पीवी डिवाइडेड बाय टी वुड बी कांस्टेंट। तो ये ला बन जाएगा पीवी डिवाइडेड बाई टी वुड बी कांस्टेंट। अब अगर इसमें आपने एन भी कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ हो जाएगा। तो आप देखोगे इससे सारे लॉज ही ये दिस इज द फाइनल थिंग जिसमें सारे लॉ कवर्ड हो जाते हैं। अब हम आएंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक व्यू में जहां पे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, एक एक पार्टिकल को अगर हम कंसीडर करें तो उसके बेसिस पे गैस कैसे बिहेव करती है वो देखेंगे। जब इसलिए काइनेटिक थ्योरी और मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी से करेंगे। तो इसमें एजम्पशंस क्या होंगे काइनेटिक थ्योरी के, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन विदाउट वैरायटी ऑफ द स्पीड विद वैरायटी ऑफ। इसमें एजम्पशंस क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन विद वैरायटी ऑफ स्पीड्स। तो किसी भी कंटेनर में मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे, मतलब रैंडम डायरेक्शन में, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जाएगा, सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट ऑन एवरेज। मॉलिक्यूल जो है बहुत दूर है ऑन एवरेज, उनके बीच में डिस्टेंस जो है बहुत दूर है। एंड मॉलिक्यूल्स ओबे लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ में क्या आता है, एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू एम करेगा, कोलाइड करेगा तो कैसे मोमेंटम ट्रांसफर होगा, वो सारे लॉज इसमें जो आपने न्यूटन्स लॉ उसको पढ़े होंगे फिजिक्स में, वो इसमें काम आएंगे। मतलब दे आर ओबेइंग, ये हम मान के चल रहे हैं। कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या है कि जब दो पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। ये प्रजम्पशंस है और ये आइडियल गैस के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब ये देखिए माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसे बनता है। इसमें हम क्या करेंगे, ये मानेंगे कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल घूम रहे हैं इस तरफ उस तरफ। तो अगर हम बॉक्स की ये जो डायमेंशन, ये वाली जो चीज है, इसको हम अलग लिखते हैं यहाँ पे। ये जो है एक बॉक्स का ये वाला पार्ट, ये साइड। अब इस साइड पे आके पार्टिकल इसमें घूम रहे हैं, टकराएंगे। कोई भी पार्टिकल आकर के मले इधर से आ रहा है, ऐसे इस तरह से आ रहा है, इसे टकराएगा। तो किसी भी पार्टिकल की स्पीड जो v होगी, इसको तीन पार्ट होंगे। एक x डायरेक्शन वाला पार्ट होगा, फिर एक y डायरेक्शन का पार्ट होगा, फिर एक z डायरेक्शन का पार्ट होगा। दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन, इसको z ले लेते हैं, ठीक है, x y z। तो तीन पार्ट होंगे। तो अगर इस तरह इस वाली वॉल पे पार्टिकल टकरा रहा है बॉक्स की, तो उसको क्या है, उसमें केवल vx डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वही वही उस पे उसी से टकराएगा। क्योंकि vy से किधर टकराएगा आकर के, vy से टकराएगा आकर के इस तरफ, vz से टकराएगा आकर के ये टॉप वाले उस पे vz से टकराएगा। इस पे जो टकराएगा ये vx स्पीड से पार्टिकल टकराएगा। फिर हम क्या कह रहे हैं, इलास्टिक है पूरा, कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए, तो टकराएगा जिस स्पीड से उसी स्पीड से वापस भी जाएगा। तो अब सिचुएशन ये आ गई कि ये अगर वाल है और एक पार्टिकल इस तरह से आया vx स्पीड से और इससे टकराया, तो इसी स्पीड से वापस बाउंस बैक हुआ। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, पहले मोमेंटम क्या था, पहले मोमेंटम था, अगर ये पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल आ रहा है इसका मास हम m1 ले लें, तो m1 एंड vx, ये मोमेंटम इस साइड में है। जब दोबारा P2 हुआ तब मोमेंटम इस साइड में हो गया, m1 vx, डायरेक्शन खाली चेंज हो गई। इसको अगर आप इसको डायरेक्शन आप पॉजिटिव इसको ले लेते हैं तो ये निगेटिव, ये बेसिकली निगेटिव डायरेक्शन, तो ये निगेटिव डायरेक्शन ले लोगे। इस तरफ की अगर पॉजिटिव मोमेंटम मान लो तो इस तरफ की निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, दिस माइनस दिस, तो उसको आप करोगे तो ये बेसिकली 2m1 vx हो जाएगा। ये मोमेंटम आपका चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा।
पार्टिकल फिर घूम आए, इधर आएगा, फिर इधर से दीवार वॉल से टकरा के फिर इधर आएगा, तो यहां से टकरा के इधर आया, यहां से टकराया, वापस आया, जो वापस यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। अगर हम ये मान के चले कि इसकी ये जो बॉक्स हमने ले रखा है, इसकी सारी साइड्स जो है, ये वाली साइड जो है, ये इनकी डिस्टेंस एल है, तो पार्टिकल यहां से गया, यहां गया, यहां से आया, वापस यहाँ आया, तो दोनों में आने में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एक्स है, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी चली, एल इधर चली, एल इधर चली, 2l डिस्टेंस चली, एम वेलोसिटी वी एक्स थी। ये टोटल टाइम में दोबारा आके फिर से उसी वाल पर टकराएगा, ये पार्टिकल जाके वापस आएगा, फिर इसी वाल पर टकराएगा, तो मीन्स इतने समय में वो एक बार टकरा रहा है। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, तो टाइम से आप डिवाइड कर दोगे, ये जो टाइम निकाला 2l बाई वी एक्स, 2l बाई वी एक्स से डिवाइड कर दोगे, तो ये बेसिकली बन जाएगा, 2 कट जाएगा, ये जाएगा m1 वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ये चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। अब ये चीज देखिए अपने यहां पे लिखी हुई है, ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम बाई वन पार्टिकल, ठीक है। मास आपने मान लिया सारे पार्टिकल, जो एक ही गैस है तो सारे पार्टिकल का मास एम ही होगा, तो हम ये जो m1 लेके चले थे वही वो मास बेसिकली एम ही होगा, सारे पार्टिकल का मास एम ही होगा, तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू फोर्स होता है, दैट मीन्स ये पार्टिकल इस साइड पे इतना फोर्स लगा रहा है, ये तो हो गया एक पार्टिकल का। अब अगर इसमें बोला कि टोटल फोर्स सारे पार्टिकल, भाई इसके अंदर मान के चले कि सपोज कीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, अवोगाड्रो नंबर वाला n नंबर ऑफ पार्टिकल है, 1 मोल पार्टिकल है, फिर n नंबर ऑफ पार्टिकल का टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा n नंबर ऑफ पार्टिकल का m बाई एल, एंड सारे पार्टिकल की, ये मान लिया वी एक्स स्क्वायर पहले पार्टिकल का है, प्लस ये दूसरे पार्टिकल का हो गया, फिर ये तीसरे पार्टिकल हो गया, करते हुए आप जितने भी है आप एन पार्टिकल का स्पीड आप ऐड करते चले जाओगे, एक्स स्क्वायर जो उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो सब हमने ऐड कर दिए, सारे एन पार्टिकल का हो गया। अब हम एक चीज डिफाइन करेंगे कि अगर हम ये सारे स्क्वायर का एवरेज लें, उसको हम ऐसे लिखें, सारे स्क्वायर का एवरेज, सारे जो वेलोसिटी के स्क्वायर के का एवरेज निकालें और उसको हम डिफाइन करें v1 v2 एक्स स्क्वायर प्लस सारे ये प्लस कर लिए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो तब हम इस चीज को क्या लिख देंगे, इस चीज को क्या लिख देंगे, फोर्स को, तब फोर्स को लिखा जा सकता है m, ये चीज क्या हो गई, ये चीज क्या हो गई, n वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ये फोर्स आ गया आपका। अब अगर फोर्स हमने जो भी निकाला ये हो गया m n, एंड एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसका एवरेज डिवाइडेड बाई एल, ये हो गया। अब एक चीज और इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगर आप, चूंकि हम रैंडम डायरेक्शन चारों तरफ पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो सारे पार्टिकल का अगर पूरी, अभी तो हमने केवल एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर का एवरेज निकाला है, अगर उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर, सारे पार्टिकल की इंडिविजुअल वेलोसिटी का एवरेज निकालो, तो ये जो होगा, ये एवरेज, ये एक्स डायरेक्शन का एवरेज प्लस वाई डायरेक्शन का एवरेज प्लस जेड डायरेक्शन का एवरेज का सम होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का एवरेज निकालोगे, वाई डायरेक्शन का एवरेज निकालोगे, जेड डायरेक्शन का एवरेज निकालोगे, उन तीनों को सम कर दोगे तो वी डायरेक्शन का भी एवरेज निकल आएगा। और ये बेसिकली ये बराबर, मतलब अगर आप सिमेट्री लो तो ये एक्स डायरेक्शन का एवरेज और वाई डायरेक्शन का एवरेज और जेड डायरेक्शन का एवरेज जो है ये बराबर होता है अगर सिमेट्री लो, क्योंकि
अदरवाइज क्या होगा, इस होंगे एक्स वाई जेड वाले जो कंपोनेंट हैं अलग अलग डिफरेंट होंगे, इसमें ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, किसी में कम करेगा, किसी में ज्यादा पड़ेगा। पर आपको पता है कि सारी वाल पे एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर होगा, इक्वल प्रेशर पड़ेगा, जितना फोर्स इधर मार रहा है उतना ही फोर्स मारेगा इधर, उतना ही फोर्स इधर मारेगा। तो बेसिकली दे हैज टू बी इक्वल। तो इससे क्या आ जाता है, इसको आप इसमें अगर पुटअप करो तो बेसिकली आप किसी एक्स डायरेक्शन का एवरेज निकाल रहे हो, दैट वुड बी दिस, कि उस जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज को अगर 3 से डिवाइड कर दो तो किसी भी डायरेक्शन के स्क्वायर वेलोसिटी का एवरेज आ जाता है। तो ये चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसमें लिख देंगे। तो F इक्वल टू हो जाएगा m n vx स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे हम v स्क्वायर बाई 3l। अब इससे अगर प्रेशर निकालना चाहो कि इतना, तो फोर्स पता चल गया कि इस पे इतना फोर्स पड़ रहा है। प्रेशर कितना होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। एंड इसका एरिया क्या हो गया, इसकी सारी डायमेंशन एल ही है, तो एरिया क्या हो गया एल स्क्वायर। तो फोर्स प्रेशर क्या हो जाएगा एम एन रूट इस वेलोसिटी स्क्वायर का एवरेज डिवाइडेड बाय 3l³ and 3l³ is what, this is volume of this box। तो बेसिकली अब आपका सिचुएशन यहां बन गई कि इसको हम यहां पे ऐसे लिखें, P इक्वल टू m n, ये वेलोसिटी को अब हम चूंकि वॉल्यूम को हम v में लिखेंगे तो वेलोसिटी को यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, सपोज कीजिए u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, वॉल्यूम इज v, l³ वॉल्यूम बन गया। ये आ गया pv इक्वल टू m n स्क्वायर वेलोसिटी का एवरेज डिवाइडेड बाई 3। इससे आ गया प्रेशर। अब देखिए ये हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की, क्योंकि हम इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल को लेके चले। अभी हमने उधर क्या लिखा था, PV इक्वल टू n m एंड स्क्वायर वेलोसिटी का एवरेज डिवाइडेड बाई 3। अब अभी आपने जो पहले आपने पढ़ रखा है, जब आपने ये माइक्रोस्कोपिक व्यू था, माइक्रोस्कोपिक व्यू में पढ़ रखा है, जब हमने सिस्टम की स्टडी की थी, माइक्रो स्टडी, तब क्या आया था, PV इक्वल टू RT, NRT आया था। और यहाँ पे एक ही मोल की बात करिए, वादो नंबर L इज एक मोल, तो यहाँ पे 1L हो जाएगी, तो PV इक्वल टू RT, ये आपने स्टडी कर रखा है। तो अगर यहाँ पे इसको रख दें तो ये हो जाएगा n m u स्क्वायर डिवाइडेड बाई RT। इसको अगर आप थोड़ा हम वो करते हैं, जनरली करते हैं, m u स्क्वायर इक्वल टू 3RT बाई n, ये लिख दिया। इसकी तरफ हाफ ले आया, इसकी तरफ हाफ ले आया, तो ये क्या हो गई, ये देखिए किसी एक पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इसको लिख सकते हैं 3/2 kT लिखा गया, K इज इक्वल टू R/m। R गैस कांस्टेंट था, इस K को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एवरेज जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये भी दिखा देगा, टेम्परेचर 0 है, देयर विल नॉट बी एनी काइनेटिक एनर्जी। तो एक चीज ये आपको बन के आई। एंड ये जो चीज है U स्क्वायर जो है, इसको का अगर रूट ले लें तो इसको हम बोला गया URMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और उसका रूट ले लोगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी।
इसका रूट मीन, इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोलते हैं। जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे दें कि ये कोई भी पार्टिकल कैसे मूव करते हैं। तो उन्होंने बोला पार्टिकल रैंडमली इधर चले, इधर फिर इधर चले, इधर चले, इस तरह रैंडम मूव करते रहते हैं। तो पार्टिकल की स्पीड कैसे वेरी करती है? तो किसी भी सिस्टम में अगर पार्टिकल है तो उसमें जस्ट एक आइडिया कि उनका अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो उसमें अगर हम ड्रा करें कि इस एक्सिस पे वेलोसिटी ड्रा करें और सपोज कि ये जीरो वेलोसिटी कितने पार्टिकल की होगी, या ये वेलोसिटी, ये वाले इतनी वेलोसिटी कितने पार्टिकल की होगी, इतनी वेलोसिटी पे कितने पार्टिकल हमको ड्रा करें, और इसको कि ये फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं। टोटल पार्टिकल अगर n है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, कि जीरो वेलोसिटी कितने पार्टिकल फ्रैक्शन होंगे, इस वेलोसिटी पे कितने पार्टिकल होंगे। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। जीरो वेलोसिटी पे एक भी पार्टिकल नहीं होंगे, फिर बहुत हाई स्पीड वाले भी पार्टिकल जीरो हो जाएंगे, कुछ बीच की कोई भी स्पीड होगी इसमें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, एक ग्राफ ये है, ये टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ज्यादा जो पार्टिकल होंगे उनकी स्पीड ज्यादा होगी, तो ये ग्राफ इधर खसक जाएगा। पहले इस स्पीड पे इतने ही पार्टिकल थे, अब इस स्पीड पे इतने पार्टिकल हो गए, तो ये इस तरह से खसक जाएगा उस तरफ। एक चीज ये थोड़ा बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। फिर अभी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने निकलवाई, ये बताया कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये डिफाइन किया गया कि हमने स्क्वायर का जो एवरेज ले रखा था इसका रूट निकाल लिया, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई। इसकी वैल्यू तो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से निकाला गया। वो कैसे निकाला गया, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज निकाला, फिर उसका रूट करना है। तो उसके लिए फंक्शन पता होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है, ये जो वाई डायरेक्शन में किया था, ये कुछ इस टाइप का फंक्शन होता है, मैक्सवेल फंक्शन बोलते हैं। तो इसका हमने इसको इससे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाली गई, तो वो क्या होती है, ये होती है 3 kT/m, किसी एक 3 kT/m। इसमें m जिसमें पार्टिकल का मास है और k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। या इसको अगर मोल में लोगे तो ये 3 RT मोलर मास हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, इसमें k की वैल्यू अगर आप k क्या होता है, R/n होता है। k की वैल्यू R/n रख दोगे तो R/n हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड m इज मोलर मास। ये एक पार्टिकल का मास है, तो n पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये तो हो गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अगर एवरेज वेलोसिटी नाम भी आप जो निकालते थे, क्या निकालते थे, ये सारे लोग को ऐड करो एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। तो इसको जो निकाला गया, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई 8 kT/m का रूट। और फिर एक जो सबसे टॉप वेलोसिटी होती है, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं, ये क्या है, 2 kT/m। ये 3 टाइप की वेलोसिटी है जो अक्सर कैलकुलेशन में पूछी आती है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2 kT/m, k/m को आप r बाई मोलर मास भी लिख सकते हो, या एवरेज वेलोसिटी रूट 8 kT/m। अब ये आपको वैसे याद कर लीजिए तीनों फार्मूले। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, रूट 3 kT/m। एंड इसको इस ग्राफ में देखोगे तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आती है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी आती है, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आती है। सो होपफुली गैस लॉज के बारे में आपको आज समझ में आया होगा, और उसको समझिए और उस पर क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू।